नमस्कार दोस्तों, स्लम डॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेजेंडरी सिंगर सुरेश वाडकर ने माय एफएम पर आने वाले अपने नए शो ए जिंदगी गले लगा ले के प्रेस वार्ता के दौरान बॉलीवुड पर किया तीखा प्रहार। जी हाँ फ्रेंड्स, लेजेंडरी सिंगर सुरेश वाडेकर का एक बहुत ही खूबसूरत रेडियो शो माय एफएम पर 1 दिसंबर से शुरू हो गया है, जो प्रत्येक रविवार को 8 बजे से 9 बजे प्रसारित हो रहा है। स्टूडियो रिफ्यूल द्वारा निर्मित ये शो न सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, बल्कि ये शो आपके विचारों को एक ठहराव के साथ साथ एक नई दिशा दे, ये कहना है शो के निर्माता कुमार का। इस शो में सुरेश वाडेकर सिनेमा से जुड़े अपने खट्टे मीठे अनुभव भी शेयर करेंगे और अपने पसंदीदा 8 गाने भी सुनाएंगे। पिछले दिनों इस शो को लेकर आजीवासन स्टूडियो में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जहां सिंगर सुरेश वाडेकर ने शो के विषय में विस्तार से बताया। इस अवसर पर सुरेश वाडेकर ने जहां बॉलीवुड से जुड़े कई किस्से सुनाए, वहीं बॉलीवुड पर तीखा हमला भी किया। आइए देखते हैं उन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभव के साथ बॉलीवुड के विषय में क्या कहा। सबसे पहले तो रसिक माई बाप सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत दिनों से इंतज़ार में रहे वो प्रोग्राम, जो खूबसूरत प्रोग्राम है ए ज़िंदगी गले लगा ले, अल्टीमेटली माय एफएम पर आ रहा है 1 दिसंबर से। तो मुझे दिली बहुत खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला ये प्रोग्राम सक्सेसफुल करें और मेरे दर्शक जो हैं और जो सुनने वाले हैं वो भी इसको पसंद करें, यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। मैं कुमार भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने स्टूडियो रिफ्यूल में ये कार्यक्रम प्रोड्यूस किया है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। खट्टे मीठे सारे किस्से हैं जो मेरे करियर में या ज़िंदगी में गाने के वसीले से जो घटे हैं वो मैं सबको सुनाऊंगा। जो शो रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत अच्छा। और कुमार भाई तो वेल रेड और क्या कहते हैं ना कि सारी मालूमात उन्होंने मेरे बारे में इतनी रखी है जो मैं भूल गया था वो भी याद कर रहा हूँ। आप सोच के फिर बहुत उसको क्या मलाई लगा के शहद लगा के बोलेंगे। एक्सटेम्पोर जब आता है तो धाड़ करके जो भी सही बात होती है वो निकलती है, वो अच्छी हो क्रूड हो, मगर सही बात कहने का मज़ा आता है। जो बिना लिखा हुआ बिना सोचा हुआ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। काश ये पता चलता रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये हिट होने वाला है, मगर वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, मालूम नहीं। और जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है संगीतकार की तरफ से या गायक की तरफ से, वो इतना हिट होता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका हर प्रोग्राम उस गाने की सिवाय कंप्लीट नहीं होता। तो ये तो किसी के हाथ में नहीं होता है। उस गाने की कुंडली अच्छी होनी चाहिए। मैं इसको बहुत मानता हूँ कि वो गाना किस समय पे बना, कब रिकॉर्ड हुआ, किस फिल्म में आया और कैसे पिक्चराइज हुआ, उसकी कुंडली बन जाती है। और आपको मालूम है, अगर भविष्य को आप मानते हैं तो हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा भविष्य का काम चलता है। जिसका समय अच्छा हो, जिसकी कुंडली अच्छी हो, गाना कहिए, फिल्म कहिए, तो वो ना चाहते हुए भी चलेगा। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता। अपना काम मेहनत से करना चाहिए, अपनी फुल एनर्जी उसमें लगानी चाहिए, तो भगवान तो सक्सेस देगी। ये तो इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे, एपिसोड में है सारी चीज़ें मैंने कही हुई है और आपको बहुत मज़ा आएगा। वो जैसे अभी रिवील करके उसका सर एक छोटा वाक्य बता दीजिए। कोई छोटा वाक्य कोई सर, कोई ऐसा कोई कौन से गाने की बात ये जिंदगी ये मैं कहीं रिकॉर्ड कर रहा था मेरा एक गाना,
फिल्म फेमस तार थे उन्हें। तो मैं रिहर्सल कर रहा था माइक से, इतने में देखा मैंने उत्तम सिंह जी और केरसी लॉर्ड जी, और उनके पीछे एक छोटी सी मूर्ति, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद शर्ट और लुंगी सफ़ेद कॉस्ट्यूम लगाया हुआ, वो अंदर आए। तो उत्तम जी ने कहा कि सुरेश, ये जैसे इलैयाराजा जी हैं, साउथ के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और मुझे कोई ऐसी ये कोई दिखावा नहीं या कुछ भी नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था कि, क्योंकि मैंने मद्रास की तरफ की गानों को कभी सुना नहीं था, और उसकी वजह से ये मेरी क्या बोलते हैं कि बदनसीबी थी कि मैंने उनको मिलने के पहले उनको जाना नहीं था, मगर वो इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर और एकदम सिंपल अब आए, मैंने उनको नमस्कार किया, रिस्पेक्ट दी। तो उन्होंने कहा कि इनके 3 गाने गाने हैं तुमने, फिल्म बन रही है और 1 हफ्ते में ये गाने रिकॉर्ड होने हैं, तो तुम परसों रिहर्सल के लिए आ जाओ। जब मैंने पूरा उनका रंग ढंग देखा काम करने का, हारमोनियम ऐसे बजती थी उनके हाथ में जैसे पानी बह रहा है। फिर उनके बारे में मैंने पढ़ा तो मालूम चल गया कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ साउथ की फिल्में की हुई है और बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। तो उत्तम जी ने कहा कि कोई भी लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार तुमको बताएंगे वो, तो तुम्हारा पिकअप जो है वो बहुत अच्छा रखना और ध्यान देना। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद, थोड़ा सा सरगम वगैरह लिख लेता हूँ, तो बहुत अच्छे से मैंने गाने पिकअप किए उन्होंने, और बड़े खुश हो गए वो। उसके बाद 2-3 फिल्मों में उनके लिए मैंने गाया। तो ये ऐ जिंदगी गले लगा ले एक ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत ही फिनोमिनल गाना रिकॉर्ड हुआ था। और देखिए उस वक्त कहाँ मालूम था ये गाना, मुझे वो गाना पिक्चर क्या रिलीज होने के बाद बोल भी नहीं मालूम, मुझे बोल भी मालूम याद नहीं थे। करीब फरमाइशें आई काफी जब सारी। फरमाइशें आने लग गई उस गाने की, और जब मैंने गाया तो वही गाना 2-2 बार गाना पड़ता है मुझे आज भी स्टेज पे। तो इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी। तो वो तो ना राजा साहब को मालूम था ना मुझे मालूम था। तो यही उसकी कुंडली अच्छी थी, लोगों ने पसंद किया। सबसे ज़्यादा बोल और किस सिचुएशन पे वो रिकॉर्ड हुआ, आपका पिक्चराइज हुआ, इसका भी ज़्यादा महत्व होता है उसमें। इम्पोर्टेंस तो वही होती है, तभी जाके दो लोगों के दिल में लग जाता है। टीवी पे बार बार दिखाया जाता है। तो ये हमारे उस वक्त है ज़िंदगी के टाइम पे वो सब अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब तो एक गाना 6-6 महीने पहले से ही बजाते हैं, तो वो वैसे ही पॉपुलर हो जाता है। मेरे हिसाब से पूरी इंडस्ट्री में नहीं है। आज भी गुण को अगर नापा जाए तो ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर इलैयाराजा साहब है, या मेरे दादू है रविंद्र जैन जी, ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर इंडस्ट्री को नसीब नहीं होगा। सर एक लाइन सर गाना। है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी। हर वक्त आप टीवी के सामने होते नहीं हैं। गाड़ियों में आते जाते कितना रेडियो सुना जाता है सारी दुनिया में। मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से सारी दुनिया में जाता हूँ शोज के लिए। कभी गाड़ी में हम लोग, हमारे साथ हमको
लेने आने जाने वाले तो हमारे अपने ही हिंदुस्तानी भाई बहन होते हैं, तो उनकी गाड़ी में वहाँ का FM लगा ही होता है और उसमें सब गाने बजते रहते हैं। उसमें से कभी कभार हमारा भी गाना आ जाता है तो हमको खुशी हो जाती है। अच्छा, अमेरिकन लोग रेडियो आपको आते जाते रेडियो सुनने को मिलता है। टीवी तो आपको देखना पड़ेगा और देखने जाओगे तो गाड़ी कैसे चलाओगे या चल भी कैसे पाओगे, चित्र देखोगे नहीं तो उसका मज़ा नहीं आएगा। इससे अच्छा है ना रेडियो कान पे हो, मधुर गीत बोलता रहे, कच्चे मीठे किस्से आपको अच्छे लगेंगे जो मैंने भोगे हुए हैं, सहे हुए हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं ना, करण अर्जुन फिर बन रही है। सुभाष जी ने कल ही कोई पिक्चर अनाउंस की है जी, तो इसका रीज़न क्या है? उन्होंने ये ताड़ा होगा ना, एक्सपीरियंस किया होगा कि नई जनरेशन की क्या पसंद हो रही है, नहीं तो कौन इतने करोड़ों रुपए लगा के फिर वो फिल्में बनाएगा। तो ये, और वैसे भी भैया दुनिया तो गोल है, जहाँ से शुरू होगी वहाँ वापस तो आना है उसने, तभी तो कंप्लीट होगा ना वो। और सर्कल कंप्लीट करना हर एक के नसीब में होना चाहिए, तब वो बीच की जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको वो कंपेयर कर पाएगा कि नहीं भाई जो जहाँ पे आके मेरा जो गोल कंप्लीट हो गया है वो बेस्ट टाइम था, वापस आ गया है। आने दीजिए, जितने भी टाइम आते हैं वो आके चले जाएंगे, मगर जो हमने पहले एक्सपीरियंस किए हुए वो वापस आते हैं तो उसका आनंद दोबारा हो जाता है। मैं इसका एक अलग से छोटा सा जवाब है कि एक जो लीडर होता है, समझ लीजिए बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, अगर हमारे यहाँ की जो पद्धति है कि उस म्यूजिक डायरेक्टर को बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करते हैं, अगर उसने आपके बारे में कुछ बोल दिया तो जैसे स्टैंप लगता है ना, ये बहुत बुरा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। फिर ये नहीं होना चाहिए। अगली भी जनरेशन हमारी आ रही है, अगर आपको उसके साथ काम नहीं करना है तो मत करिए, मगर उसके बारे में कुछ गलत मत बोलिए, नहीं तो बाकी के लोग फॉलो करते हैं उसको। और जैसे एक भेड़ आगे चलता है तो उसके पीछे हजारों भेड़ चलने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल हर म्यूजिक डायरेक्टर ने रखना चाहिए कि भाई तुमको काम नहीं करना है किसी के साथ, मत करो, मगर तुम फैलाओ मत। अगर एक अच्छा कोई काम करने वाला, मैं छोड़िए मेरे से भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके करियर के ऊपर बड़ा असर हो जाता है उसका। या आपको उसका गाना समझ में नहीं आया होगा तो वो आपकी खामी है, मगर बाकियों के दिमाग में क्यों डालते हो? और कितनी खराब बात है ये। और हमारी पूरी इंडस्ट्री में यही कुछ चलता है, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पनपती नहीं है। आपने हिस्ट्री से देख रहे होंगे, कोई राज नहीं कर पाता। 2000 फिल्में बनती है अगर साल की, उसमें से 6 चलती हैं, तो आपने क्या पा लिया उससे? अगर हर इंसान का आशीर्वाद, मैं भी थोड़ा सा आध्यात्मिक लाइन पे जा रहा हूँ, अगर हर इंसान का आशीर्वाद ले लो तो 2000 में से 1700 फिल्में चलनी चाहिए, तब ये इंडस्ट्री फ्लोरिशिंग है ऐसा बोल सकते हैं। ये इंडस्ट्री शुरू से ही फ्लोरिशिंग है नहीं। कोई 3 आदमी फिल्म बनाते हैं, वो भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक आदमी रोल्स रॉयस लेके आया, वो बॉम्बे में चलाने लग गया, चौथे दिन वो नरीमन पॉइंट के पास खड़ी हो गई, चल ही नहीं रही थी। तो रोल्स रॉयस का तो मैकेनिक डायरेक्ट वहाँ से आता है, वारंटी होती है। उसने बोला कि बोनेट खोलो, बोला तो
खुला देखा तो इंजन ही नहीं है उसमें। तो मालिक बोलता है कि ये 6 दिन चली कैसी? बोलते रेप्यूटेशन पे चली। तो जिसका रेप्यूटेशन है उसकी फिल्म चलती है, तो बाकी के क्या करेंगे यार? यही होता है इस इंडस्ट्री। हमारे पब्लिक को भी ये ध्यान में आना चाहिए, छोटी सी छोटी भी फिल्म बनी है तो उसको देखो, उसको अप्रिशिएट करो। बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको खराब लगेगा, ज्यादा परवाह नहीं हो जब मुझे ऐसे, मगर उनको काम का कर, मैं अपने मुंह से क्यों नाम लूँगा? तो उनकी फिल्में कभी कभी इतनी भद्दी होती है, मगर रेप्यूटेशन पे पहला दिन तो चलता ही है। तो अगर पहले दिन पूरे शोज गए पूरे भारत देश में, तो उसकी तो हिट हो गई ना फिल्म। शोबाज नहीं हूँ मैं, मुझे बहुत ज्यादा आडम्बर करने आज तक नहीं आया है। अभी 70 के करीब हो रहा हूँ मैं, आज तक नहीं आया, तो इसके बाद क्या करेगा? मगर इस भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और उनको लगा मेरे गानों के लिए प्रेम, उनका जब जागरूक हुआ, उनको लगा कि भाई ये करना चाहिए, मुझे भी अच्छा लगा, तो हम लोग आगे बढ़ गए। शोबाजी इसलिए मैं नहीं करता क्योंकि शोबाजी भी है ना, वो किसी एक लेवल तक चलती है। इसको सही मानों में दुनिया के दिलों पे, दुनिया के मैप पे ये लोग ही पहुंचा सकते हैं। कुमार जी, अब देखिए किसी एक्टर को सादा, हाँ भाई साहब, किसी एक्टर की छींची उंगली को कुछ लग जाता है तो पेपर में आ जाता है। बिल्कुल सही बात। आप समझ सकते हैं, आज उनका पेट ठीक नहीं है, अरे उसके पेट का और हमारा संबंध क्या है? तो पब्लिसिटी की भी एक होती है, जो क्या कहते हैं ना कि, और आदमी को, आर्टिस्टों को आप लोग जिंदा रख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। बहुत बड़ी और बात है। खाली 5 लोगों को अगर आप बढ़ाएंगे तो बाकी 50,000 कहाँ जाएंगे? जैसे मैंने गाने की बात की, म्यूजिक डायरेक्टर की बात की, ये सब हमारा मिला जुला है, हम सब भाई भाई अगर हैं तो ये आपका भी फर्ज बनता है। और भी गहरा संबंध था उनके साथ, कुछ ऐसा प्लान है आपका? हम इंडस्ट्री की तरफ से 18 दिसंबर को हम लोग मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में हम लोग बड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन जो वो कर रहे हैं, हमारी पूनम ढिल्लों और पद्मिनी गुलाबी जी ने उसका इनिशिएटिव लिया हुआ है। और जिस दिन प्रोग्राम हो रहा है, मैं नितिन, मुकेश, शैलेंद्र सिंह, हम लोग सब गा रहे हैं। सर, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। सर, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और एक गाना मैं अभी आपसे गवाने वाली थी जो अभी आपने गाया, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी। गाने की 2 लाइन फिर से एक बार हमारे लिए आप गाएंगे, लगी आज सावन की। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या डायरेक्ट लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं,
या कुछ इस तरह का आप शुरू करने वाले हैं? अभी तो शुरू में ये एपिसोड्स में ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, मगर ओवर दी टाइम अगर लोगों की बहुत ही इच्छाएं होंगी तो उस तरह भी करेंगे। अगर सवाल जवाब या हम लोग क्वेश्चंस हम लोग उसके ऊपर लेके हम लोग जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank you. शुभकामनाएं आपको इस शो के लिए सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और बने रहे हमारे साथ में बॉलीवुड अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।